आवाज आ रही मेरी आप लोगों को? मध्य प्रदेश के इतिहास में चंदेल वंश की बात करेंगे अपन आज। चंदेल वंश, ठीक है, वही पूरी कहानी है। आप सबको पता होगा कि कल भी हमने देखा था कि जिस प्रकार परमार वंश चल रहा था, तो परमार वंश के पैरेलल कौन सा वंश चल रहा था भाई आपके मध्य प्रदेश में? कलचुरी और चंदेल, ठीक है। तो जिस प्रकार परमार वंश एक तरफ धार के अंदर चल रहा था राजा भोज के समय, उसी समय मध्य प्रदेश के अंदर अगर आप देखोगे मध्य प्रदेश के नक्शे के अंदर तो 3 राजवंश आपको दिखाई देते हैं। पहला वंश जो चल रहा था वो धार के अंदर चल रहा था, जिसे आपने परमार कहा। परमार उसी टाइम पे, यानी कि जब ये यहाँ पर चल रहा था उसी टाइम पे जो बुंदेलखंड वाला इलाका है यहाँ पे चंदेल वंश चल रहा था, चंदेल वंश। और ये जबलपुर वाला इलाका है, यहाँ पे चल रहा था कलचुरी वंश। तो जब ये चंदेल वंश और कलचुरी वंश और परमार वंश साथ में रहेंगे तो आपस में इनके क्या होंगे? झगड़े भी होंगे। तो उस समय की बात है जब चंदेल वंश यहाँ पे चल रहा था, उसी समय आप मान के चलिएगा कि नीचे कलचुरी शासन कर रहे हैं और इधर परमार लोग भी शासन कर रहे हैं, तो इनके संबंध भी होंगे और इनकी लड़ाइयाँ भी होगी, ठीक है। अब जिस प्रकार से नीचे राष्ट्रकूट शासन कर रहे थे, राष्ट्रकूट शासन कर रहे थे, यहाँ पर गुर्जर प्रतिहार शासन कर रहे थे और यहाँ पर पाल शासन कर रहे थे। इन तीनों का हमला होता है कन्नौज पर अधिकार करने के लिए। तो जिस प्रकार राष्ट्रकूट लोग आपके परमार वंश को सत्ता सौंप देते हैं मालवा की लेकर, उसी प्रकार से गुर्जर प्रतिहार लोग जब इस पे आक्रमण करते हैं कन्नौज पर, तो बुंदेलखंड क्षेत्र को जीत लेते हैं और बुंदेलखंड क्षेत्र को जीत कर वहाँ की एक छोटी सी रियासत होती है चंदेलास की, उनको दे देते हैं। तो गुर्जर प्रतिहार किसके सामंत हुए? गुर्जर प्रतिहार के सामंत कौन हुए? चंदेल हुए। तो चंदेल गुर्जर प्रतिहार के सामंत हुए। परमार के सामंत कौन थे? परमार के सामंत इनके राष्ट्रकूट के सामंत कौन थे? परमार थे। चंदेल किसके सामंत हुए? गुर्जर प्रतिहार के, ठीक है। अभी पाल वंश की एंट्री नहीं हुई है, तो अब सामंत किसके हो गए भाई? चंदेल गुर्जर प्रतिहार के। तो पहला प्रश्न बनेगा कि चंदेल किसके सामंत थे? तो याद रखेंगे गुर्जर प्रतिहार के सामंत थे, ठीक है। अगला देखिए, ये गुर्जर प्रतिहार का पूरा एम्पायर यहाँ पे चल रहा था और इसी गुर्जर प्रतिहार के साथ नीचे अगर आप आओगे तो यहाँ मध्य प्रदेश के इस इलाके में कलचुरी लोग शासन कर रहे थे। कौन कर रहे थे? कलचुरी। और इधर थोड़ा सा आप सरकोगे मध्य प्रदेश में तो यहाँ पर परमार लोग शासन कर रहे थे। तो ये दोनों तरफ से किससे घिरे हुए थे? एक तरफ कलचुरी से घिरे हुए थे क्योंकि नीचे वाले इलाके में कलचुरी लोग शासन कर रहे थे और इधर परमार लोग शासन कर रहे थे। तो ये जो चंदेलास का पूरा इलाका है ये यहाँ पे था। ऊपर कान्यकूप उत्तर प्रदेश तक जाता था, इधर जो जाएंगे मिथिला तक जाता था जो नेपाल के अंदर आता है, और इधर नीचे जब जाओगे तो कालिंजर वगैरह इनके क्षेत्र में आते थे। तो चंदेल का उत्तर प्रदेश और जो पूरा उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र है वहां पर इनका अधिकार क्षेत्र रहा है। किसका? चंदेलों का। अब चंदेल वंश की यदि हम बात करते हैं तो सबसे पहले जो इसका राजा होता है जिसे हम संस्थापक कहते हैं, संस्थापक कहते हैं, वो संस्थापक होता है नन्नुक। क्या नाम होता है इसका? नन्नुक। तो नन्नुक चंदेल वंश का पहला संस्थापक होता है। वास्तविक संस्थापक नहीं है, नन्नुक केवल संस्थापक है। तो चंदेल वंश के अंदर जब हम आते हैं तो नन्नुक नाम का संस्थापक मिलता है और ये जो नन्नुक है ये चंदेल वंश को जो है किससे प्राप्त करता है? गुर्जर प्रतिहार लोगों से प्राप्त करता है। गुर्जर प्रतिहार लोग इसको कह देते हैं कि भाई हम जब भी आपको बुलाएंगे आपको शासन करना है, ठीक है। अब होता यह है कि जब गुर्जर प्रतिहार का यहाँ पे शासन चल रहा था, उसी समय गुर्जर प्रतिहार का जब यहाँ पे शासन चल रहा था उसी समय गजनवी यहाँ पर आक्रमण करता है। कौन आक्रमण करता है? मोहम्मद गजनवी। यानी कि मोहम्मद गजनवी जब यहाँ पे आक्रमण करता है तो गुर्जर प्रतिहार क्या करते हैं? अपने सभी सामंतों को बोल देते हैं कि भाई अब हमारा झगड़ा होने वाला है, आप लोग अपनी सेना लेकर आ जाइए राजस्थान वाले इलाके में, यहाँ पे मोहम्मद गजनवी का आक्रमण होने वाला है। तो चंदेल और गुर्जर प्रतिहार के जितने भी छोटे छोटे सामंत थे सब कहाँ जाते हैं? गुर्जर प्रतिहार के पास जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि मोहम्मद गजनवी ने उस समय आक्रमण कर दिया था। अब गुर्जर प्रतिहार मोहम्मद गजनवी से हार जाता है। क्यों हार जाते हैं गुर्जर प्रतिहार? क्योंकि जितने भी छोटे छोटे एम्पायर इन्होंने सामंत बनाए थे वो लोगों की ट्रेनिंग अलग होती थी और जो गुर्जर प्रतिहार था उसकी सेना की ट्रेनिंग अलग होती थी, तो इनका बैलेंसिंग नहीं हो पाता है और इस वजह से चंदेल वंश की सेना अलग काम करती है, गुर्जर प्रतिहार के लोग अलग काम करते हैं, बाकी जो सेना है वो सब अलग अलग काम करती है ना। जैसे कि मान लो
एक जगह के, जैसे हम कहते हैं ना कि क्रिकेट मैच के दौरान डोमेस्टिक पिच पे अगर मैच होता है तो बेहतर ढंग से खेल पाते हैं। इनकी सारी की सारी चंदेल वंशों की जो हुई होगी, अभ्यास वगैरह हुआ होगा युद्ध का, वो कहाँ हुआ होगा? खजुराहो क्षेत्र में या फिर बुंदेलखंड क्षेत्र में। लेकिन इनको आप कह रहे हो राजस्थान में जाके लड़ना है, किसके सामने? मोहम्मद गजनवी के सामने लड़ना है। तो ये लोग क्या होते, हार जाते हैं, पूरा का पूरा गुर्जर प्रतिहार वंश हार जाता है। तो ये भी ध्यान रखना, हार का सबसे बड़ा कारण क्या था? ये बैलेंसिंग नहीं कर पाते अपने युद्धों के अंदर, ठीक है। तो चंदेल वंश के अंदर नन्नू गुर्जर प्रतिहार लोगों से इसको प्राप्त करता है और गुर्जर प्रतिहार से प्राप्त करने के बाद स्थापना करता है। अब नन्नुक के बाद आता है वाकपति। वाकपति मुंज उधर था परमार में, ये केवल वाकपति है। इसका नाम जनानंद सुंदर भी मिलता है। क्या नाम मिलता है? जनानंद सुंदर और क्षितिपाल, ये इसका टाइटल है, क्षितिपाल टाइटल है ना। तो इसका टाइटल मिलता है जनानंद सुंदर और क्षितिपाल। वाकपति मुंज ये नहीं है, वाकपति मुंज परमार शासन में था, ठीक है। ये क्या है? केवल वाकपति है। तो नन्नुक के बाद वाकपति आता है और वाकपति का नाम ही आपको मिलता है जनानंद सुंदर और क्षितिपाल, ठीक है। तो जनानंद सुंदर और क्षितिपाल कौन था? आपका वाकपति था, ठीक है सर। अब वाकपति के दो बेटे होते हैं, एक का नाम होता है जयशक्ति, जो जैजाग भुक्ति वाले क्षेत्र पर शासन करता है। जैजाग भुक्ति, एक मिनट रुकिएगा ना, मैं पानी लेकर आ जाता हूँ। पानी नहीं पिया यार, 2 घंटे हो गए मुझे। 1 मिनट वेट कर लें आप। चलो, गला दुखने लग जाता है बोल बोल के। तो वाकपति के क्या हुए सर? 2 बेटे हुए, एक का नाम रखा गया जयशक्ति, दूसरे का नाम रखा गया विजय शक्ति। तो जो जयशक्ति था, इसको इसके पापा ने जैजाग भुक्ति का क्षेत्र दे दिया, यानी कि बुंदेलखंड का आधा क्षेत्र दे दिया। और ये जो बुंदेलखंड था, ये मध्य प्रदेश वाला बुंदेलखंड था। तो मध्य प्रदेश वाला जो बुंदेलखंड था, यहीं पर ये जो खजुराहो वगैरह मिलते हैं, इसे जैजाग भुक्ति भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जैजाग भुक्ति। तो पूछा जाएगा कि मध्य प्रदेश में जैजाग भुक्ति वंश कहां पर रहा है? तो बुंदेलखंड में रहा है। जैजाग भुक्ति क्या है? तो भुक्ति कहते हैं क्षेत्र को। भुक्ति किसे कहा जाता है? क्षेत्र को कहा जाता है। जैजाग नामक व्यक्ति का क्षेत्र जो रहा है, उसे ही जैजाग भुक्ति कहा गया। और जैजाग भुक्ति चंदेल वंश का एक शासक रहा है, जो वाकपति का बेटा हुआ है। और इसका एक और बेटा था, जिसका नाम था विंध्य शक्ति, विजय शक्ति। और ये जो विजय शक्ति था, इसको भी बुंदेलखंड का आधा क्षेत्र मिल जाता है। अब ये तो हो गई आपके वाकपति के 2 बेटों की बात। यहां से एक प्रश्न आ सकता है कि जैजाग भुक्ति क्या है? तो खजुराहो क्षेत्र, जिसे जैजाग भुक्ति कहते हैं, ये बुंदेलखंड का आधा क्षेत्र है। दूसरा आधा क्षेत्र मिलता है विजय शक्ति को। विजय शक्ति जो है, इतना प्रतापी शासक नहीं बन पाता है, लेकिन विजय शक्ति जो होता है, उसका एक बेटा होता है बाद में, जिसका नाम रखा जाता है राहिल। और राहिल नाम का ये प्रतापी शासक काफी फेमस हो जाता है। क्या हो जाता है? काफी फेमस हो जाता है राहिल। क्योंकि ये क्या करता है, उसी समय मैंने आपको कहा था कि जिस समय यहां पे शासन किसका चल रहा है? चंदेल का। चंदेल का बुंदेलखंड पे शासन चल रहा है। तो चंदेल के शासन के वक्त ही नीचे जबलपुर वाले इलाके में कलचुरियों का शासन चलता है। तो ये जो राहिल होता है ना, ये राहिल क्या करता है? कलचुरियों को अपना बीआई बना लेता है। बीआई समझते हो? बीआईजी सा समधी जी बना लेता है। अपनी बेटी का विवाह करवा देता है। किसके साथ? कलचुरी के एक राजा कोकल प्रथम के साथ। तो कोकल नामक राजा होता है, कोकल प्रथम, वो बीआईजी साहब बन जाता है किसका? राहिल का। तो राहिल साहब जो है वो समधी जी बन गए हैं कोकल प्रथम के, और राहिल जो है वो वाकपति का बेटा है। क्यों समधी जी बने? ताकि जो नीचे वाला साम्राज्य है, इधर से अगर कोई आक्रमण होगा नीचे से, तो सबसे पहले किससे लड़ाई होगी? कलचुरी से। और अगर कलचुरी समधी जी अपने बन गए, कलचुरियों में अपन ने अपनी बहन की शादी करवा दी, अपनी बेटी की शादी करवा दी, तो आक्रमण से अपन बच सकते हैं। मान लो कलचुरी सबसे पहले आए और आक्रमणकारियों ने कहा कि हम तो कहाँ जा रहे हैं, हम तो चंदेलों को खत्म करने जा रहे हैं, तुम तो बहुत छोटे हो, तुमको कौन खत्म करेगा? कलचुरी कहेंगे हमारे समधी जी हैं, पहले हमसे लड़ना पड़ेगा।
तो नीचे से अगर कोई आक्रमण होता है जबलपुर साइड से तो कौन मिलेगा सबसे पहले? तेवर क्षेत्र में समधी जी मिलेंगे। इसीलिए राहिल बहुत चालाक आदमी था, इसने कोकल प्रथम को क्या बना लिया? समधी जी बना लिया और अपनी बेटी का विवाह कर दिया। किसी किसी किताब में लिखा है बहन का विवाह करवा दिया, किसी किसी किताब में लिखा है बेटी का विवाह करवा दिया। आप बस इतना ध्यान रखना, इसने वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। तो प्रश्न पूछा जाएगा कि चंदेल वंश का वो कौन शासक हुआ है जिसने कलचुरियों से वैवाहिक संबंध बनाए थे? तो वो था राहिल, और राहिल ने कलचुरियों से वैवाहिक संबंध बनाए थे। ठीक है, और ये राहिल जो होता है ये बहुत ही आर्किटेक्चर्स बनवाता है, और इसी ने महुआ के अंदर सूर्य मंदिर बनवाया और एक तालाब का निर्माण भी करवाया। तो महोबा के अंदर, महोबा बुंदेलखंड में आता है, महोबा के अंदर सूर्य मंदिर का निर्माण कौन करवाता है? ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा तो बताइएगा कि महोबा के अंदर सूर्य मंदिर का निर्माण राहिल करवाता है। कौन करवाता है? राहिल। और तालाब का निर्माण भी कौन करवाता है? राहिल करवाता है। ठीक है, तालाब का निर्माण भी कौन करवाता है? राहिल करवाता है। तो अभी तक हमने क्या समझा? अभी तक हमने देखा कि सर चंदेल वंश का शासन रहा है कहां पर? बुंदेलखंड पर। कौन सा बुंदेलखंड? यूपी प्लस एमपी वाला बुंदेलखंड। यूपी भी था, एमपी भी था। ठीक है सर, ये किसके सामंत थे? तो ये थे गुर्जर प्रतिहार के। यहां तक बात क्लियर है? मेरे साथ बोलते चलेंगे तभी याद होगा। गुर्जर प्रतिहार के। सर चंदेल का जो संस्थापक बना वो कौन बना? नन्नुक नाम का व्यक्ति बना। कौन बना चंदेल का संस्थापक? नन्नुक। नन्नुक का बेटा हुआ वाकपति। नन्नुक का बेटा कौन हुआ? वाकपति हुआ। नन्नुक का बेटा कौन हुआ? वाकपति। जब नन्नुक का समय चल रहा था तो मोहम्मद गजनवी उस समय आक्रमण भी करता है, बाद में ये हार जाते हैं। वाकपति जो था उसके दो बेटे। कौन सा बेटा? एक का नाम है जेजाग भुक्ति। जेजाग भुक्ति वंश मध्य प्रदेश में कहां पर शासन करता है? तो खजुराहो वाले इलाके में शासन करता है। बोलेंगे साथ साथ। दूसरे बेटे का नाम विजय शक्ति। दूसरे बेटे का नाम विजय शक्ति। विजय शक्ति इतना अच्छा काम नहीं करता है, इतना प्रतापी शासक नहीं होता है, लेकिन इसका बेटा बहुत शानदार शासक बनता है, जिसका नाम रखा गया राहिल, है ना। राहों में तुमसे मुलाकात हो गई, वो वाला गाना है ये यहीं से आया होगा मुझे लगता है। राहिल बहुत अच्छा नाम है। राहिल जो है ये दिमाग लगाता है, ये कहता है भाई अपना पड़ोसी कौन? कलचुरी। कलचुरी की यहाँ पे क्या कर देते? शादी कर देते। किसकी? बेटी की। तो बेटी का विवाह करवा देता है। मैं फिर कह रहा हूँ, कहीं कहीं पर बेटी लिखा है, कहीं कहीं पर बहन लिखा है, तो कहीं किताब में बहन पढ़ लो तो ये मत कहना कि विशाल सर ने गलत पढ़ा दिया। आपको इतना याद नहीं रखना है, आपको बस इतना याद रखना है कि इसने कलचुरियों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। क्या किए थे? वैवाहिक संबंध। यहाँ तक कहानी क्लियर है? वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। साथ ही साथ इसने महोबा में सूर्य मंदिर का निर्माण भी करवा दिया। महोबा में सूर्य टेम्पल बनवा दिया, और साथ ही साथ इसने एक तालाब का निर्माण भी करवा दिया। तालाब का निर्माण भी करवा दिया। यहां तक क्लियर है? तो ये कहानी आपकी चंदेल की चल रही है, और यहां तक हम पहुंचे हैं कि भाई महोबा में तालाब का निर्माण करवाता है। आगे क्या होता है? राहिल के बाद एक और प्रतापी शासक आता है जिसका नाम होता है हर्ष। ठीक है, और हर्ष जो होता है वो बहुत ज्यादा प्रतापी होता है। राहिल के बाद जो शासक आता है उसका नाम होता है हर्ष, और जैसा इसका नाम है वैसे ये काम भी करता है। हर्ष क्या करता है? हर्ष के समय जब आपके भारत का अगर आप नक्शा देखोगे इस प्रकार से, तो यहाँ चंदेल के अंदर हर्ष का जब शासन चल रहा था तब इनके जो पैरेलल गुर्जर प्रतिहार थे, गुर्जर प्रतिहार, यहाँ पर जो राजा था वो था महिपाल। महिपाल नाम का राजा इनके समय काम कर रहा था। अब हर्ष जो होता है ना, हर्ष के समय ही उधर महिपाल शासन कर रहा था, तो महिपाल की सहायता करता है हर्ष। महिपाल की क्या करता है? सहायता करता है युद्धों में। एक समय ऐसा था कि गुर्जर प्रतिहार के सामंत होते थे कौन? चंदेल। आज समय ऐसा आया है कि चंदेल का राजा हर्ष किसकी सहायता कर रहा है? गुर्जर प्रतिहार की। तो हर व्यक्ति का समय आता है, ठीक है, तो हर्ष सहायता किसकी कर रहा है? गुर्जर प्रतिहार की सहायता कर रहा है। ठीक है सर, इसको थोड़ा सा याद रखेंगे। और यह है हर्ष, और प्रतिहार वंश महिपाल की सहायता करता है। इतना सा ध्यान रखना, पूछा जाएगा कि कौन चंदेल वंश का शासक प्रतिहारों की सहायता करता है, गुर्जर प्रतिहारों की, तो याद रखना वो है हर्ष विजय। ठीक है सर, चलिए। अच्छा, राहिल मूवी का भी नाम है, क्या बात है। इसके बाद एक व्यक्ति आता है यशोवर्मन। यशोवर्मन ये बहुत प्रतापी शासक होता है। यशोवर्मन का जो शासन होता है ना, वो इतना प्रतापी शासक होता है कि गुर्जर प्रतिहार उस समय खत्म हो गए थे, उनके पास कोई चीजें बची नहीं थी, क्योंकि हर्ष जैसे लोग जब उनकी मदद कर रहे हैं
तो आप उनके विस्तार का अंदाजा लगा सकते हो कि वो कहाँ तक खत्म हो चुके होंगे। भाई एक टाइम ऐसा था कि गुर्जर प्रतिहार के सामंत हो गए थे चंदेल। उन्होंने कन्नौज पर आक्रमण करने के लिए जब आक्रमण किया होगा तो छोटी सी रियासत जीत ली और कह दिया कि ये चंदेल रियासत जो है हम चंदेल राजाओं को दे देते हैं, क्योंकि भाई हम तो बहुत प्रतापी, हमारे पास बहुत शक्ति है। लेकिन सबकी शक्ति एक ना एक दिन जाती है, चाहे कोई कितनी ही शक्तिशाली व्यक्ति हो, ठीक है। अब एक टाइम ऐसा आया कि इधर चंदेल वंश बढ़ने लगा और गुर्जर प्रतिहार नीचे जाने लगा, और गुर्जर प्रतिहार के अंदर हर्ष आ गया, और हर्ष ने चंदेल के अंदर हर्ष आ गया, और हर्ष ने क्या करा, गुर्जर प्रतिहारों की मदद करी, ठीक है। उसी समय से जो चंदेल वंश था वो और ऊपर जाना शुरू होता है, विस्तार होना उसका शुरू हो जाता है, क्योंकि कोई भी एम्पायर धीरे 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 ऊपर बढ़ता है और फिर धीरे 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 खत्म हो जाता है। ऐसे ही हम चंदेल को देखेंगे। अभी ये पीक पॉइंट था किसका, चंदेल वंश का। पहले चंदेल शुरू में सामंत थे तो बहुत नीचे थे, यहाँ पर उनका चल रहा था काम, लेकिन जैसे जैसे प्रतापी शासक आते जाएंगे चंदेल ऊपर चढ़ता जाएगा, और एक टाइम ऐसा आएगा कि आपका जो विद्याधर वगैरह होगा वो यहाँ पे मिलेगा आपको बहुत पीक पॉइंट पे। फिर धीरे 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 चंदेल भी क्या होने लगेंगे, कोलैप्स होने लगेंगे, और चंदेल का पूरा साम्राज्य भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ऐसा इतिहास में सभी साम्राज्यों के साथ होता है। इतिहास में कोई भी एम्पायर ज्यादा समय तक रूल नहीं कर सकता, क्योंकि जो उत्तराधिकारी होते हैं वो कमजोर आते हैं, और जब कमजोर सक्सेसर आता है तो वो खत्म हो जाता है ना भाई। कोई राजा बहुत शक्तिशाली होगा तभी आसपास के राजा से युद्ध कर पाएगा, क्योंकि प्राचीन समय में केवल युद्ध होते थे, है ना। ऐसा नहीं कि सब प्यार से रह लेंगे। ये एरिया मेरा है, अगर मैं कुछ टाइम तक यहाँ शासन कर रहा हूँ तो बढ़िया है, लेकिन मेरे आस पड़ोस में अगर तुम लोगों का एरिया आ गया तो तुम जाहिर सी बात है क्या करना चाहोगे कि सर से सारा छीन लेते हैं सारा क्षेत्र और हम राजा बन जाएंगे, है ना। तो सबका टाइम आता है और इसमें ऐसा ही होता है, ठीक है। तो हर्ष प्रतिहार वंश महिपाल की सहायता करता है, और इसके बाद आता है यशोवर्मन। यशोवर्मन, और ये जो यशोवर्मन होता है ना, ये बहुत खतरनाक शासक होता है। ये क्या करता है, हिमालय से लेके मालवा तक अपना साम्राज्य फैला लेता है। तो धीरे धीरे ये कलचुरी वगैरह पर भी आक्रमण करता है, और हिमालय से लेके आपका जो मालवा क्षेत्र है यहाँ तक, और साथ ही साथ कश्मीर से लेकर बंगाल तक अपने शासन को बढ़ा देता है। इससे ये पता चलता है कि यशोवर्मन चंदेल वंश का बहुत ही प्रतापी शासक हुआ होगा, और जब चंदेल वंश का बहुत ही प्रतापी शासक हुआ होगा तो इसका एक नाम मिलता है लक्ष्मण वर्मन। क्या नाम मिलता है इसका, लक्ष्मण वर्मन। लक्ष्मण वर्मन। बताया जाता है कि गुर्जर प्रतिहार के अंदर उस समय जब यहाँ पे यशोवर्मन का शासन चल रहा था, उसी समय गुर्जर प्रतिहार में एक बहुत ही कह सकते हैं कि कम शक्तिशाली व्यक्ति का शासन चल रहा था, जिसका नाम मिलता है देवपाल। क्या नाम मिलता है, देवपाल। तो आइए समझे, हम समझते हैं इसको, कि मैं ये बता रहा हूं आपको कि जब चंदेल वंश के अंदर यहाँ पर यशोवर्मन नामक एक व्यक्ति का शासन चल रहा है, जिसे हम लक्ष्मण वर्मन भी कहते हैं, इसका दो नाम है, लक्ष्मण वर्मन भी। इसी समय ये गुर्जर प्रतिहार वंश पर किसका शासन चल रहा था, देवपाल का। तो आपको ये पता ही है कि अब शक्तिशाली कौन हो गया है, गुर्जर प्रतिहार तो अब शक्तिशाली बचे नहीं है, क्योंकि हर्ष जैसे लोग उनकी मदद कर रहे थे। तो ये इसका अंदाजा आप लगा लो कि देवपाल नामक राजा जब रहा होगा तो गुर्जर प्रतिहार तो पूरी तरह से खत्म हो गया होगा। तो देवपाल जो था बहुत ही कमजोर शासक था। इसकी वजह से यशोवर्मन भी क्या करता है, यहाँ पर आक्रमण करता है, और आक्रमण करने के बाद न केवल आक्रमण करता है बल्कि वहां से एक मूर्ति भी उठा लेता है, ठीक है। और ये जो मूर्ति थी ये वैकुंठा की मूर्ति थी, कहा जाता है भगवान विष्णु की मूर्ति थी। और इस मूर्ति को कहां से चोरी कर लेता है, मतलब उठा लेता है गुर्जर प्रतिहार से। पहले तो खूब मारता है और मार के फिर देखता है क्या ऐसा है जो ले जाने जैसा है। एक मूर्ति इसको दिखाई देती है। इसने कहा यार भाई अपन इतने शक्तिशाली राजा, एक आध मंदिर बनवा देंगे, है ना। तो खजुराहो वगैरह के अंदर अगर अपन मंदिर बनवा देंगे तो एक आध मूर्ति ले लेते, क्या दिक्कत है। तो कहा जाता है कि अपने घोड़ों पर मूर्ति उठा के ले आता है। कहाँ से, गुर्जर प्रतिहार लोगों से। गुर्जर प्रतिहार ये वही लोग हैं जिसके ये नौकर हुआ करते थे पहले चंदेल, है ना, सामंत हुआ करते थे। जैसा आप भाई साहब कहते थे ऐसा ये काम करते थे। अब ऐसा उल्टा समय आ गया है, अब जैसा चंदेल कह रहे हैं वैसा वो कर रहे हैं। आ गई बात समझ में। तो यही सब चल रहा है। चलो, तो ये क्या करता है, बैकुंठा की मूर्ति को उठा के ले आता है, ठीक है। बैकुंठा की मूर्ति को क्या लेके आता है, उठा के ले आता है और मंदिर में स्थापित करवा देता है। और मंदिर में जब स्थापित करवाएगा तो मंदिर भी बनवाएगा। ये वो मूर्ति है, ठीक है। ये बैकुंठा की मूर्ति है, भगवान विष्णु खड़े रूप में है यहाँ पे।
और इसे वैकुंठा की मूर्ति कहते हैं। ये लक्ष्मण वर्मन नामक व्यक्ति है, ठीक है, और ये इस मंदिर को बनाता है, ठीक है। लक्ष्मण वर्मन मंदिर, लक्ष्मण मंदिर नाम सुना होगा आपने खजुराहो में, इसी के द्वारा बनाया गया है, इसीलिए उसने लक्ष्मण नाम रखा था। अब ये किसको हराता है? ये राष्ट्रकूट को भी हरा देता है, यानी कि जब इसका शासन यहाँ पे चल रहा होता है चंदेल के अंदर, तो ये नीचे वाले ये जो इधर राष्ट्रकूट थे, इन राष्ट्रकूट को भी हरा रहा है। क्योंकि आप ये मत सोचना कि परमार खत्म हो गए और चंदेल आ गए, नहीं सर, परमार भी साथ में चल रहे हैं, चंदेल भी साथ में चल रहे हैं, कलचुरी भी चल रहे हैं और नीचे राजकूट भी चल रहे हैं। क्योंकि परमार का राजकूट से झगड़ा होता था, चंदेलों का गुर्जर प्रतिहारों से हो रहा है। तो ये सब पैरेलल है, बराबर इनका टाइमलाइन है, बराबर कार्यकाल है। अगर आप ये सोच रहे हो कि परमार खत्म हो गए और चंदेल आ गए, चंदेल खत्म होकर कलचुरी वंश सर पड़ाएंगे तो उनके बाद कलचुरी आएंगे, तो ये कहानी एक के बाद एक वाला सीन नहीं है। यहाँ तीनों बराबर पे हैं। हम एक के बाद इसलिए पढ़ते हैं एक के बाद एक, क्योंकि हमको पढ़ाना पड़ता है। भाई तीनों को एक साथ कैसे पढ़ाऊंगा, है ना? तो समझ रहे हो ना बात को, कि जब परमार चल रहा है धार में, तब इधर कौन चल रहा है? चंदेल, और चंदेल के साथ कलचुरी भी चल रहा है, नीचे राष्ट्रकूट भी चल रहा है, और ऊपर कौन चल रहा है? ऊपर गुर्जर प्रतिहार भी चल रहा है। ये चारों एक साथ चल रहे हैं भाई, ठीक है। तो चंदेल राष्ट्रकूट को भी क्या कर देता है? हरा देता है, और इधर गुर्जर प्रतिहार का भी नंबर लगा देता है, ठीक है। और इस भाई का नाम क्या था? इस भाई का नाम था यशोवर्मन, यशोवर्मन, जिसका एक और नाम मिलता है लक्ष्मण वर्मन। और लक्ष्मण वर्मन क्या करता है? मूर्ति उठा के ले आता है गुर्जर प्रतिहारों से। कहता है पहले तो बहुत डांस करवाते थे तुम हमको, तुम जो कहते थे वो हम करते थे, अब हम जो बोलेंगे वो तुम करोगे। बोले बॉस बताओ क्या करना है? बोले ये मूर्ति अच्छी हो रही है, हम ले जाएंगे। बोले ले जाओ, बस मारो मत यार, ठीक है। और ये मूर्ति उठा के ले आता है और खजुराहो में मंदिर का निर्माण करता है। कालिंजर नामक क्षेत्र आता है, ये कालिंजर के दुर्ग को भी जीत लेता है, कालिंजर के राजा को हरा देता है, और कालिंजर जो क्षेत्र है इस कालिंजर को भी जीत लेता है। ये वही कालिंजर है जहां पर बाद में पृथ्वीराज चौहान भी क्या करेंगे? आक्रमण करेंगे। अभी हम देखेंगे इन्हीं के समय पृथ्वीराज चौहान चंदेलों के समय आक्रमण करेंगे, और वो राजा कोई और होगा। थोड़ी सी आगे जब हम कहानी को ले जाएंगे तो पृथ्वीराज चौहान की भी एंट्री करवाएंगे। अभी यहाँ समझो, यशोवर्मन था, तब यशोवर्मन ने किसको जीत लिया? कालिंजर। तो यहाँ याद रखना, अभी कालिंजर किसके पास हो गया है? चंदेलों के पास हो गया। तो अपने दिमाग में बिठा लेना कि चंदेलों के पास कालिंजर हो गया, पहले नहीं था, जीत लिया इसने। चेदी शासक को अधीन कर लेता, यानी कि उस समय बुंदेलखंड में चेदी महाजनपद हुआ करता था, उस चेदी महाजनपद को भी अपने अधीन करता है कौन? यशोवर्मन। यशोवर्मन क्या करता है? अपने अधीन कर लेता है। लेकिन इसे भी वास्तविक संस्थापक नहीं माना गया इतना काम करने के बाद। क्यों नहीं माना गया? इसलिए नहीं माना गया क्योंकि ये कुछ युद्ध हार भी चुका था, इसलिए इतिहासकार इसे वास्तविक संस्थापक नहीं मानते। वास्तविक संस्थापक इतिहासकार उसी व्यक्ति को मानेंगे जो लंबे टाइम पीरियड तक चंदेल वंश को संभालेगा और लंबे टाइम पीरियड तक बहुत सारे क्या बनाएगा? स्थापत्य बनाएगा, स्थापत्य कलाएं करेगा, मंदिर बनाएगा, बहुत सारी चीजें बनाएगा। जो ज्यादा लंबे टाइम तक रहेगा, अच्छे से अपने राज्य को रखेगा, वही संस्थापक कहलाएगा। तो इसकी जो स्थापना करता है वो तो नन्नुक करता है, लेकिन इतने राजा को पढ़ने के बाद भी हमने आपको ये नहीं कहा कि वास्तविक संस्थापक है, जबकि उसमें मैंने उपेंद्र कृष्णराज को संस्थापक कहा था और सियक दिति को वास्तविक संस्थापक कह दिया था दूसरी या तीसरी लाइन में। यहाँ पर 4-5 राजा पढ़ लिए, लेकिन वास्तविक संस्थापक अभी तक कोई भी नहीं आया है। तो वास्तविक संस्थापक ये भी नहीं था, यशोवर्मन भी नहीं था। यह विष्णु मंदिर बनवाता है जिसे लक्ष्मण मंदिर भी कहते हैं। इसी लक्ष्मण मंदिर में वैकुंठा की मूर्ति रखता है। तो प्रश्न पूछा जाएगा कि लक्ष्मण मंदिर में जो मूर्ति है वो कहाँ की है? तो वो गुर्जर प्रतिहार लोगों से चुराई हुई मूर्ति है और वो यशोवर्मन ने चुरा ली थी। ठीक है, चलो आगे आते हैं। यशोवर्मन और लक्ष्मण वर्मन के बाद सबसे प्रतापी शासक आते हैं जिसका नाम होता है धंगदेव। धंगदेव, इसे वास्तविक संस्थापक माना गया। और इसे वास्तविक संस्थापक क्यों माना गया? क्योंकि इसने मंदिरों का निर्माण किया था, बहुत बड़े बड़े मंदिर का निर्माण इसके समय में हुआ था। और जो व्यक्ति जितने ज्यादा मंदिर बनाएगा ना, इससे ये कल्पना हम कर सकते हैं कि भाई एक मंदिर को बनाने में सालों लगे होंगे, तो ज्यादा समय तक, ज्यादा सालों तक किसका शासन रहा होगा? धंगदेव का रहा होगा। उसने आर्किटेक्चर के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया, अपनी प्रजा के लिए बहुत अच्छा काम किया होगा, तभी जाके उसको हमने वास्तविक संस्थापक माना। ठीक है, तो धंगदेव वास्तविक और स्वतंत्र संस्थापक हो चुका था, ये अपनी इच्छा से सारी चीजें करता था। तो धंगदेव को आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये 2 मंदिरों का निर्माण करवाता है। पार्श्वनाथ टेम्पल है जो जैनिज्म को संबंधित है, जैन धर्म से संबंधित है।
खजुराहो के अंदर है ये सारे मंदिर, ठीक है। 84 से ज्यादा मंदिर मिले हैं। ये है आपका विश्वनाथ मंदिर जो भगवान शिव को समर्पित है। शिव, तो ये शिव संप्रदाय से संबंधित है, भगवान शिव को समर्पित है। और ये जो पार्श्वनाथ मंदिर है ये जैनिज्म से संबंधित है। अभी जैनिज्म का बहुत इशू चल रहा है ना। उज्जैन में कोई मंदिर है जैन लोगों का, सरकार उसको गिरा रही है, इससे विरोध हो रहा है। सरकार कहती है कि भाई ये रोड है, ये थोड़ा संकरा हो रहा है तो हम मंदिर को गिरा रहे हैं, है ना। तो ऐसा सरकार को मेरे ख्याल से तो नहीं करना चाहिए कि अगर किसी की धार्मिक भावना को ठेस पहुंच रही है तो ऐसी जो चीज़ें हैं उसका ऑप्शन भी ढूंढा जा सकता है, ठीक है। अगर किसी की भावनाओं के साथ खेलोगे तो ये तो गलत है यार, ठीक है। मैंने अभी वीडियोस देखे वहाँ के, पूरा मंदिर तोड़ा जा रहा है। जैनिज्म का कोई मंदिर है उज्जैन के अंदर, और वहाँ पे सकरी गली है, तो सकरी गली को चौड़ीकरण करने के लिए लोग वहाँ नहीं देखेंगे जहाँ नेताओं के घर बने हुए हैं, दुकानें लगी हुई हैं। ऐसी जगह पे चौड़ीकरण कीजिए, है ना। जहाँ पे धार्मिक स्थल है उनसे किसी भी प्रकार से छेड़खानी नहीं होनी, को किसी भी धर्म का हो, ठीक है। सभी धर्म के जो लोग हैं उनकी कुछ भावनाएं होती हैं, और वो भावनाएं जब भड़कती है ना तो बहुत बड़ा रूप ले लेती हैं। अभी पिछली क्लास में हमने देखा था ना कि क्या है, वो भी तो धार्मिक स्थल ही है जेरूसलम, उसके लिए लड़ाई हो रही है यहूदी और मुस्लिमों के बीच में। तो ऐसी स्थिति न बने, इसलिए सरकार को हमेशा प्रयास करना चाहिए। चलिए, तो पार्श्वनाथ और विश्वनाथ मंदिर का निर्माण कौन करवाता था? दंगदेव। दंगदेव क्या है? वास्तविक संस्थापक है मेरे भाई। दंगदेव क्या है? वास्तविक संस्थापक है, ठीक है। तो कहानी को रिकनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। अभी तक हमने देखा गुर्जर प्रतिहार के चंदेल सामंत हुए, बुंदेलखंड पर राज करते थे, मध्य प्रदेश और यूपी वाला क्षेत्र। इसका संस्थापक हुआ नन्नुक। नन्नुक के बाद आया वाकपति। वाकपति के दो बेटे, जेजाक भुक्ति जो खजुराहो पे शासन कर रहा था, और दूसरा था विजय शक्ति जो उसके अलावा जो क्षेत्र बचा था उस पर शासन कर रहा था। विजय शक्ति का एक बेटा हुआ राहिल जो कोकल प्रथम से वैवाहिक संबंध स्थापित करवाता है, अपने पारिवारिक शादी करवाता है। यही राहिल महोबा में सूर्य मंदिर का निर्माण करवाता है और तालाबों का भी क्या करवाता है? निर्माण करवाता है, ठीक है। ये हमने देखा था। इसके आगे बढ़ते हैं, और इसके आगे बढ़ने के बाद हमने देखा यशोवर्मन के बारे में, वैकुंठा की मूर्ति देखी। राहिल के बाद आता है हर्ष, और हर्ष क्या करता है? प्रतिहार वंश महिपाल की मदद कर देता है, ठीक है। तो मतलब गुर्जर प्रतिहार खत्म होने वाले हैं, उनकी शक्ति खत्म हो गई। यशोवर्मन जो होता है इसके बाद आता है, जो हिमालय से मालवा तक और कश्मीर से बंगाल तक अपना शासन फैला देता है। और ये जो व्यक्ति होता है इसके बाद ये मंदिर का निर्माण करता है, वैकुंठा की मूर्ति उठा लाता है, कहाँ से? गुर्जर प्रतिहारों से। और देवपाल उस समय गुर्जर प्रतिहार का राजा था, जिसको हराकर वहां से मूर्ति चोरी कर लेता है और खजुराहो के अंदर आकर मंदिर भी बना देता है। इसने कालिंजर को भी अपने अधीन कर लिया था अपने क्षेत्र में, राष्ट्रकूटास को भी हरा दिया था, और प्रतिहार जो चल रहे थे गुर्जर प्रतिहार उनको भी हरा दिया था। और इसी ने विष्णु मंदिर अर्थात लक्ष्मण मंदिर की स्थापना भी की थी। यशोवर्मन के बाद जो व्यक्ति आता है उसे हम दंगदेव कहते हैं, और यह दंगदेव वास्तविक संस्थापक होता है। वास्तविक संस्थापक क्यों वास्तविक संस्थापक होता है? क्योंकि हाँ विश्वनाथ है ना, विश्वनाथ टेम्पल बनारस में भी है ना, काशी विश्वनाथ जिसे कहते हो, वो काशी विश्वनाथ है, भगवान शिव को समर्पित है। विश्वनाथ भगवान शिव को कहा जाता है, ये विश्वनाथ भगवान शिव का नाम है। तो जहां भी विश्वनाथ मंदिर आपको मिलेगा ना वो शिव मंदिर ही होगा। चले, तो दंगदेव वास्तविक संस्थापक होता है, और ये काशी विश्वनाथ काशी में है ना। ये जो मंदिर है ये हमारे खजुराहो में, ठीक है। तो छतरपुर का जो खजुराहो इलाका है वहाँ 84 से ज़्यादा टेम्पल मिले हैं, वहाँ से ये संबंधित रहा है, ठीक है। चलिए, विश्वनाथ शिव मंदिर। दंगदेव जब था तो दंगदेव के बाद आता है गंडदेव। कौन आता है? गंडदेव। और ये किसकी मदद करता है? आनंदपाल की मदद करता है, क्योंकि ये वही समय है जब मोहम्मद गजनवी आक्रमण कर रहा है। और मोहम्मद गजनवी जब आक्रमण करता है तो आनंदपाल अपने दोस्तों को फोन लगाता है, अपने पुराने मित्रों को फोन लगाता है। एक फोन लगाता है वो धार के अंदर, किसको लगाता है? राजा भोज को। राजा भोज से कहता है कि मैं आनंदपाल बोल रहा हूँ कश्मीर से, मेरे यहाँ पे आक्रमण हो गया। किसका? मोहम्मद गजनवी का, फटाफट से आ जाओ। तो राजा भोज किसकी सहायता करता है? आनंदपाल की। अपने एक और मित्र को फोन लगाता है चंदेल वंश के अंदर, गंडदेव को। ये तीनों कॉलेज में साथ में पढ़ते होंगे, तो इसको जब फोन लगाया जाता है तो ये भी जाता है। और ये माना जाता है कि ये सब मिलकर किसको हराते हैं?
मोहम्मद गजनवी को वहां से भगा देते हैं और आनंद पाल को जितवा देते हैं। तो गजनवी के विरुद्ध कौन सा चंदेल शासक गया था? तो गंडदेव गया था। और कौन सा परमार शासक गया था? तो राजा भोज गया था। राजा भोज जो है सहायता करता है। और ये कौन है? मोहम्मद गजनवी है। ठीक है, महमूद गजनवी। अब ये जो मंदिर है, ये कौन सा मंदिर है? कौन बताएगा कौन सा मंदिर है ये मंदिर कौन सा है? जो विद्याधर बनवा रहा है कि कौन बनवा रहा है? गंडदेव बनवा रहा है। ये सूर्य मंदिर है, सूर्य टेम्पल। ठीक है, सूर्य मंदिर। ठीक है, इस पर भगवान सूर्य का पूरा चित्रण मिलता है, जिनको एक रथ के ऊपर दिखाया गया है। ठीक है सर, चलिए, इनको एक रथ के ऊपर दिखाया गया है जिसपे भगवान सूर्य बैठे हैं और रथ चल रहा है। ऐसी आकृति इस मंदिर के अंदर मिलती है। इस मंदिर का निर्माण गंडदेव नामक व्यक्ति करवाता है और ये चंदेल का एक प्रतापी शासक होता है। और ये जो है सूर्य मंदिर है, सूर्य टेम्पल है। ठीक है, जो खजुराहो के अंदर आता है। अब गंडदेव जो था, उसके बाद आता है विद्याधर। विद्याधर एक बहुत प्रतापी शासक हुआ है चंदेल वंश के अंदर। ये है विद्याधर और ये इनकी पत्नी है। ठीक है, विद्याधर जो था उसी समय जब विद्याधर चंदेल के अंदर राज्य कर रहा था, चंदेल के अंदर जब विद्याधर शासन कर रहा था, उसी समय मालवा के धार वाले इलाके में यहाँ पर शासन कर रहा था राजा भोज। तो राजा भोज और विद्याधर की क्या हो जाती है? लड़ाई हो जाती है। क्योंकि शक्ति जो होती है, दो शक्तियां अगर एक साथ रहने की कोशिश करे तो नहीं रह सकती। कहा जाता है कि विद्याधर अपने आप में बहुत प्रतापी शासक था और वो चाहता था कि परमार उनके अधीन काम करे। और राजा भोज कहता था कि तू अगर 30 मार खां है तो मैं क्या हूं? मैं तेरे से बड़ा वाला 30 मार खान हूं। है ना, आपने देखा था ना कल स्टोरी में, विक्रमादित्य को भी नहीं मानते थे वो। क्या कहते थे कि मैं ही पराक्रमी राजा हूं, नव विक्रमादित्य हूं, कविराज हूं। है ना, 24 से अधिक किताबें, प्रबंध, चिंतामणि, विद्या विनोद, सरस्वती, कंठाभरण, कितनी किताबें लिखी। ठीक है, सिंहासन बत्तीसी की कहानी आपने सुनी थी। तो परमार राजा भोज भी कहते थे कि मैं प्रतापी, विद्याधर कहता था मैं प्रतापी। और एक दिन इन दोनों की बात हो गई कि आ जाओ देख लेते हैं मैदान में कौन है प्रतापी। और इनकी होती है लड़ाई। आप भी दोस्तों को बोलते हो ना कि आजा, दो दो हाथ हो जाए आज तो मजे आ जाएंगे। है ना, दम हो तो निकल बाहर। स्कूल कॉलेज में ऐसा होता है। जैसे मान लो, मैं मेरे कॉलेज की एक बात बताता हूँ आपको। जब हम कॉलेज में पढ़ते थे तो मेरा एक फ्रेंड था, मतलब वो थोड़ा सा उस टाइप से व्यक्ति था, मतलब पढ़ता नहीं था और भयंकर आवारागर्दी करना, लोगों को डराना, कॉलेज में वो ऐसा करता था। तो क्या हुआ कि जब कॉलेज के एग्ज़ाम्स होते थे तो उसको कुछ आता नहीं था। अब जब कॉलेज के अंदर जो रो होती है, आप अगर कॉलेज में गए होंगे तो हम उज्जैन कॉलेज में पढ़े। उज्जैन कॉलेज के अंदर सिस्टमेटिक बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे हुआ करती थी। तो जब एग्ज़ाम चल रहे थे हमारे, तो एग्ज़ाम हॉल के अंदर मेरे दोस्त का भी एग्ज़ाम था, मेरा नंबर किसी और रूम में था, क्योंकि रेंडमली कहीं भी नंबर आ सकता है। अब मेरे फ्रेंड के जस्ट पास वाली सीट पर, मतलब बड़ी चेयर होती है, लंबी वाली होती है कॉलेजेस के अंदर, तो एक सीट पे वो बैठा, पास में एक नया कोई बच्चा बैठा। ठीक है, और उसी सेम का था वो, मतलब जो सेमेस्टर हमारा चल रहा था। तो हुआ ये कि अब इसको कुछ नहीं आता है और वो थोड़ा सा टॉपर व्यक्ति था, मतलब उसको दोस्त को पता था कि ये अच्छा पढ़ता है भाई, इसको सब आता है ना। तो जैसे ही पेपर स्टार्ट हुआ, उसने उससे पूछा धीरे धीरे, भाई बता, भाई प्लीज बता यार, अरे भाई इधर तो देख, बता यार। अब ध्यान रखना, ये जो लड़का है ना जो बोल रहा है बता बता, ये मेरा फ्रेंड है और डराता है लोगों को कॉलेजेस के अंदर। अब उसने मना कर दिया कि हम नहीं बताएंगे। कहा बाहर मिल, तू पेपर होने के बाद मिल, अगला पेपर देना है कि नहीं देना है तेको। हाँ, बेचारे ने पूरी कॉपी दे दी। ऐसा होता है कॉलेजेस के अंदर। तो ये वही हुआ विद्याधर और भोज के बीच। राजा भोज कहते हैं मैं बड़ा, विद्याधर कहता है मैं। बोले तू बाहर मिल, फिर बताते हैं, मैदान में आजा, फिर बात करते हैं। ठीक है, और फिर होती दोनों की लड़ाई। तो जब हम राजा भोज का इतिहास पढ़ते हैं तो वहां पे ये जानकारी मिलती है कि विद्याधर को खत्म कर दिया था राजा भोज ने, बहुत बुरा मारा था। और विद्याधर वाले लोग कहते हैं, जो विद्याधर का इतिहास जानते हैं, वो कहते हैं राजा भोज ने बहुत कूटे खाए थे। ये दोनों लड़ाई है। अब कौन जीता कौन हारा ये अपने में नहीं पढ़ना है, अपने को बस इतना ध्यान रखना है कि जब राजा भोज का शासन इधर चल रहा था धार के अंदर, तब उधर चंदेलों के अंदर विद्याधर का शासन चल रहा था। और ये दोनों बहुत शक्तिशाली लोग थे।
ठीक है सर, इतना थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। हाँ, ऐसे दोस्त कॉलेजेस में हुए हैं बहुत, ठीक है, जो लोगों को डराते थे। नए बच्चों को तो अक्सर डरा, फर्स्ट सेम में जो आते थे ना, रैगिंग सुना होगा आपने, रैगिंग बहुत होती थी, है ना, नॉर्मली रैगिंग हो जाती लेकिन वो वाली रैगिंग नहीं है ना, जैसे किसी को मार रहे हो ऐसा नहीं, वैसे ही पकड़ लेते थे किसी को भी, और भाई कहाँ से आया, कहाँ जाएगा, हाँ, ये क्या नाम है तेरा, ऐसे कॉलेज के अंदर। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट है। चलो और ये विद्याधर क्या करता है, गजनवी का विरोध करता है। ठीक है, तो राजा भोज ने भी गजनवी को दौड़ा दौड़ा कर मारा था और विद्याधर ने भी मारा था, ऐसा इतिहास कहता है। कलचुरी का इसी समय गांगे देव होता है और परमार राजा भोज से युद्ध होता है। ठीक है, तो जब कलचुरी का राजा गांगे देव होता है तो इसका भी युद्ध किससे होता है, परमार राजा भोज से होता है। यह है कंदरिया महादेव मंदिर जो विद्याधर बनवाता है। ठीक है, तो इसका फोटो देख लो, कंदरिया महादेव टेम्पल, रेड से दिख जाएगा, कंदरिया महादेव, कंदरिया महादेव मंदिर। और ये जो कंदरिया महादेव मंदिर जो है, ये कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ पर आता है, ये कंदरिया महादेव मंदिर आता है खजुराहो में। ये जितने भी मंदिर बन रहे हैं ना, सब खजुराहो में बन रहे हैं। और ये बनवाता है कौन, तो आप 84 टेम्पल्स देखते हो खजुराहो में, इसका मतलब कितने समय तक इन लोगों का शासन रहा होगा, चंदेल वंश का, वहां पे काफी लंबे समय तक। और इसी में राजा होता है विद्याधर, और विद्याधर ही क्या करता है, इसको बनाता है। कहा जाता है विद्याधर एक टाइटल है, विद्या को धारण करने वाला, इसको बहुत ज्ञान हो चुका था चीजों का, इसलिए इसका नाम क्या रखा जाता है, विद्याधर रखा जाता है। अब कंदरिया महादेव टेम्पल की जानकारी के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये खजुराहो का सबसे बड़ा टेम्पल है और ये शिव भगवान को समर्पित है। ठीक है, कंदरिया का मतलब होता है कंदरा, कंदरा का मतलब होता है गुफा है। ये जो छोटे छोटे आपको आकार दिख रहे हैं गुफा के समान है, और इन गुफाओं की वजह से इस मंदिर का नाम क्या रख दिया गया, कंदरिया रख दिया गया। कंदरा, कंदरा का मतलब होता है गुफा, और कंदरिया महादेव इसको कहा जाता है। ठीक है सर, तो कंदरिया महादेव टेम्पल। अब विद्याधर की बात हम कर रहे थे, और विद्याधर ने कंदरिया महादेव बना दिया था, और बहुत प्रतापी शासक था, बहुत लंबे समय तक इसका शासन रहा। इसी के समकालीन राजा भोज रहे, मोहम्मद गजनवी से भी इसका लड़ाई हुआ, है ना, और आनंदपाल की भी जो है सहायता वगैरह ये लोग करते हैं। अब जब विद्याधर का शासन यहाँ पे चल रहा था, उसी समय जो आपका चंबल वाला इलाका है, वहां पे कच्छप घात वंश भी चल रहा था। कच्छप घात वंश का छोटा सा साम्राज्य चल रहा था, और जो कच्छप घात वंश है के अधीन कलचुरियों का प्रभाव यहाँ पे रहा करता था, और ये लोग भी इनके पैरेलल काम कर रहे थे। ठीक है, तो ग्वालियर पर कच्छप घात वंश के अधीन एवं कलचुरियों का प्रभाव था। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कच्छप घात वंश मध्य प्रदेश में किस इलाके में रहा है, तो ग्वालियर वाले इलाके में रहा है, और कलचुरी आपको पता ही है जबलपुर वाले इलाके में। अब विद्याधर तो बहुत प्रतापी था, लेकिन धीरे धीरे, अब विद्याधर का बेटा नहीं है ये, ठीक है, विद्याधर का बेटा विजयपाल नहीं है, बीच में बहुत सारे राजा आए होंगे, हमको सारे नहीं पढ़ना है क्योंकि सारे कमजोर शासक है, उन्होंने कोई काम नहीं करवाया। तो आप इस एरो का मतलब ये ना समझे कि विद्याधर के बाद कौन आ गया, विजयपाल, नहीं सर, विद्याधर के बाद बीच में बहुत राजा हुए होंगे, लेकिन वो आपके काम के नहीं है, सब कमजोर है। और सबसे कमजोर अगर कोई आया तो वो था विजयपाल। विजयपाल बहुत कमजोर शासक था। तो विद्याधर के बाद जब विजयपाल आता है तो सारी उम्मीदें खत्म हो जाती है। कहा जाता है कि अब चंदेल वंश खत्म हो जाएगा और पूरी तरह से कोलैप्स हो जाएगा, चंदेल वंश के पास अब कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि जितने बड़े राजा थे, गंडदेव, धंगदेव, विद्याधर, है ना, हर्ष, यशोवर्मन, ये सारे खत्म हो गए, और अब कोई दूर दूर तक उम्मीद नहीं है कि चंदेल वंश पुनः खड़ा हो पाए। नेटवर्क इशू हो रहा है, एक मिनट, हाँ वेट करेंगे, ठीक है, हो गया सही। चलो, तो विद्याधर, और विद्याधर के बाद कमजोर शासक विजयपाल आया, विजयपाल के बाद आया देववर्मन, और कहा जाता है कि देववर्मन जो था, इसके दो आपको क्या मिलते हैं, लेख मिलते हैं, एक न्योरा से मिलता है अभिलेख, और एक मिलता है चरखारी से। चरखारी रियासत रही है भाई, चरखारी रियासत, बुंदेला विद्रोह में पढ़ोगे आप इसको, न्योरा और चरखारी रियासत। यहां पर ताम्र लेख मिलते हैं, और कलचुरी शासक कर्णदेव की अधीनता स्वीकार कर लेता है देववर्मन। यानी कि ये चंदेल जो थे, चंदेल, इन्होंने एक समय तक कलचुरी पर अपना आधिपत्य जमा कर रखा था, लेकिन जैसे ही चंदेल के अंदर कमजोर शासक आना शुरू होते हैं तो कलचुरी के पावर बढ़ जाते हैं। कलचुरी कहते हैं कि अब अपना समय आ चुका है, अब अपन इनको बुरी तरह से मारेंगे।
भाई हमारे दादा के समय ये हम पर क्या करते थे, अधिकार जमाते थे। अब हमारा समय आ गया है, हम इन पर अधिकार जमाएंगे। आ गई बात समझ में। और हुआ ये कि चंदेल के समय कलचुरी का एक राजा था, और वो जो कलचुरी का राजा था कर्णदेव, और वो कर्णदेव क्या करता है, इस देववर्मन को हरा देता है और कर्णदेव की अधीनता स्वीकार कर लेता है। कौन? कर्णदेव की अधीनता स्वीकार कर लेता है देववर्मन। और देववर्मन कहता है कि साहब आप जैसा कहोगे ना वैसा ही करेंगे अपन। आप कह दोगे कि दिन है तो अपन कह देंगे दिन है, आप कहोगे रात तो अपन भी कह देंगे रात है। बस आप हमको ना इस राज्य में रहने दो यार, मारो मत, भगाओ मत यहां से। तो देववर्मन को राज्य तो दे दिया, लेकिन किसके अधीन हो गया देववर्मन? कलचुरियों के अधीन हो गया। एक समय था जब चंदेल के अधीन, चंदेल किसके अधीन थे? गुर्जर प्रतिहार के। एक समय आया जब चंदेल के अधीन हो गए गुर्जर प्रतिहार, और अब समय ऐसा आया है कि जो इनके अधीन थे कलचुरी, उन्होंने इन खुद को अधीन में ले लिया, जिसे आपने चंदेल कहा। ठीक है, तो देववर्मन अधीन हो गया किसके? कर्णदेव के। और कर्णदेव उस समय पावरफुल हो गया। अब देववर्मन धीरे धीरे खत्म हो गया, इसका साम्राज्य खत्म हुआ। लेकिन एक प्रतापी शासक आया कीर्तिवर्मन, इसीलिए इसका नाम कीर्तिवर्मन मिलता है। कहा जाता है कि इसने अपनी कीर्ति को दूर दूर तक फैला दिया था। क्या कर दिया था? दूर दूर तक फैला दिया था। इतने राजा हुए, कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो? एक बार रिवीजन करोगे तो वापिस याद हो जाएंगे, है ना, क्योंकि मैंने कहा था चंदेल में थोड़े से ज्यादा राजा लोग आते हैं। ठीक है, कीर्तिवर्मन, इसने कलचुरियों से युद्ध किया। इसने कहा भाई तुमने देववर्मन से छीना था, अब मैं थोड़ा सा पावरफुल व्यक्ति हूं, मैं चाहता हूं कि लड़ाई हो अपनी। और ये क्या करता है, उन कलचुरियों के पास जाता है, और कलचुरी जो देववर्मन इनके अधीन आ गया था, और उस समय चंदेल का बहुत बड़ा साम्राज्य इन्होंने इनको दे दिया था। तो कीर्तिवर्मन क्या करता है, कलचुरियों से युद्ध करता है, और जो हार गया था साम्राज्य वो पुनः प्राप्त कर लेता है। तो एक समय जब चंदेल को लग रहा था कि अब हमारा साम्राज्य नहीं बच सकता, जब विद्याधर का साम्राज्य था तब तक बढ़िया चल रहा था, धीरे 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 खत्म होने लगा। तो चंदेल का साम्राज्य कुछ ऐसे चला ऊपर आया, और आप मान के चलिए ये विद्याधर का इलाका है, यानी कि यहाँ विद्याधर रहा होगा। विद्याधर के बाद धीरे धीरे कोलैप्स होने लगा, खत्म होने लगा। ये देववर्मन वगैरह लोग आए, खत्म हो गया पूरा। लेकिन अचानक से धीरे से ऊपर उठा, और यहां पर एक व्यक्ति आता है कीर्तिवर्मन। और कीर्तिवर्मन के कारण ही चंदेल थोड़ा सा ऊपर उठ गए। ठीक है, तो कीर्तिवर्मन ने क्या करा, कलचुरियों को हरा दिया और पुनः क्या कर लिया, शक्तिशाली बन गया। और यह जानकारी हमको कहां से मिलती है, तो प्रबोध चंद्रोदय नामक एक किताब से मिलती है, जो कृष्ण मित्र के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है? कृष्ण मित्र के द्वारा। किताब का नाम क्या है? प्रबोध चंद्रोदय। ठीक है, प्रबोध चंद्रोदय। अब इस कीर्तिवर्मन के बाद एक व्यक्ति आता है परमार्दी देव। और ये जो परमार्दी देव होता है, इसी के समय पृथ्वीराज चौहान का आक्रमण होता है। किसके समय होता है? परमार्दी देव के समय। तो पृथ्वीराज चौहान क्या करता है, परमार्दी देव के समय आक्रमण करता है। आप सबको पता होगा कि उस समय कालिंजर पर अधिकार किसने कर लिया था? यशोवर्मन ने। भाई यशोवर्मन ने कालिंजर को जीत लिया था। तो कालिंजर किसके पास था? चंदेलों के पास। अब चंदेल के पास जब कालिंजर था, तो उस समय राजा चल रहा था परमार्दी देव, और इसी परमार्दी देव से युद्ध करने के लिए पृथ्वीराज चौहान आता है। पृथ्वीराज चौहान, ठीक है, जो दिल्ली का एक राजा था। पृथ्वीराज चौहान युद्ध करता है 1182 के अंदर। पृथ्वीराज रासो, आपने किताब सुनी होगी जो चंद बरदाई के द्वारा लिखी गई है, ठीक है, जिसमें कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान ने बहुत सारे युद्ध करे थे, और युद्ध करने के बाद पृथ्वीराज चौहान अंत में मार दिया जाता है, ठीक है, धोखे से। ठीक है, और पृथ्वीराज चौहान जो था वो शब्दभेदी बाण चलाने में माहिर था। शब्दभेदी बाण जो है पृथ्वीराज चौहान चलाता था। ठीक है, और पृथ्वीराज चौहान जो है कालिंजर पर अधिकार करने के लिए चंदेल वंश पर आक्रमण करता है। और जब पृथ्वीराज चौहान आक्रमण करता है, उस समय इधर परमार्दी देव का शासन चल रहा था। और परमार्दी देव के शासन में दो उसके बहुत बढ़िया सेनापति हुआ करते थे, जिन्हें आला और उदल कहा गया। और वो आला उदल को मार देता है। कौन? पृथ्वीराज चौहान। तो पृथ्वीराज चौहान ने किस प्रतापी शासक के समय चंदेल वंश पर आक्रमण किया? परमार्दी देव के समय। परमार्दी देव के दो सेनापति कौन थे? आला और उदल। आला और उदल। आला और उदल को किसने हराया? तो पृथ्वीराज चौहान ने हरा दिया। कौन सा सन था वो? 1182 का सन था। युद्ध का नाम था कालिंजर का युद्ध। क्या नाम था? कालिंजर का युद्ध। और कालिंजर के युद्ध में
परमार्दी देव क्या होता है, हार जाता है। किससे हार जाता है, आपके पृथ्वीराज चौहान से, पृथ्वीराज चौहान से हार जाता है। पृथ्वीराज चौहान के बाद आता है त्रिलोक्य वर्मन, और त्रिलोक्य वर्मन क्या करता है, अपनी सत्ता को पुनः स्थापित करता है और पृथ्वीराज चौहान को हरा देता है और पुनः कालिंजर को जीतकर डाहाल मंडल पर अधिकार कर लेता है। यानी कि जो कालिंजर और इसके आसपास का जो पूरा इलाका है, साथ ही साथ बघेलखंड का जो डाहाल क्षेत्र है उस पर भी अधिकार जमा लेता है। कौन, त्रिलोक्य वर्मन। तो त्रिलोक्य, एक समय ऐसा था कि चंदेल खत्म होते होते खत्म होने वाले थे, फिर आया एक समय जब लगा कि अब तो चंदेल खत्म हो गए, फिर धीरे 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 ऊपर बढ़ना शुरू हुआ कीर्तिवर्मन के समय। फिर परमार्दी देव आया तो परमार्दी देव हार गया पृथ्वीराज चौहान से, अब फिर आशा सारी टूट गई। फिर एक व्यक्ति आया जिसका नाम था त्रिलोक वर्मन। तो चंदेल वंश ऐसे आया, ऐसे गया 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 और वापस खड़ा हो गया, ठीक है। तो इसका जो है ऐसे चल रहा है पूरा का पूरा सिस्टम, है ना। पिक पॉइंट पे आता है, वापस नीचे जाता है, क्योंकि इसके कुछ राजा बिल्कुल कमजोर आते हैं, कुछ बहुत शक्तिशाली आते हैं, तो इस वजह से, ठीक है। तो त्रिलोक्य वर्मन पुनः कालिंजर पर जीतकर डाहाल मंडल पर क्या कर लेता है, अधिकार जमा लेता है। और इसके बाद आता है हमीर वर्मन। देखो बीच में बहुत सारे राजा आए होंगे, लेकिन इन राजाओं का आपको कोई काम नहीं है, ये इसका बेटा नहीं है। इसके बीच में भी कुछ शासक आए होंगे, लेकिन उन्होंने इतने समय तक युद्ध नहीं किया और वो कमजोर रहे होंगे। जैसे कि यहाँ परमार्दी देव आया तो परमार्दी देव के बाद बहुत सारे कमजोर आए, एकदम से थोड़ी कालिंजर को जीत लिया होगा। परमार्दी देव के बाद भी कुछ शासक आए होंगे, और इन शासकों के बाद जो शासक आया उसका नाम त्रिलोक्य वर्मन है। इसलिए कालिंजर और डाहाल दोनों पर अधिकार कर लेता है। नहीं तो फिर क्या मतलब पृथ्वीराज का लड़ने का, भाई आज आपने जीता और कल दूसरा आए और तुमको हरा दे। मतलब आपने पिताजी से युद्ध किया और अधिकार किया, उसका बेटा आया तो आपको हरा दिया, ऐसा संभव नहीं है। तो उसके बाद बहुत सारी पीढ़ियां गुजर गई होगी, तब त्रिलोक्य वर्मन आया, और त्रिलोक्य वर्मन में तब अधिकार कर लिया जब पृथ्वीराज चौहान वहां पे नहीं रहा होगा, कालिंजर किसी और के पास रहा होगा, तब कालिंजर को पुनः वो क्या करता है, प्राप्त कर लेता है, ठीक है। और त्रिलोक्य वर्मन के बाद आता है हमीर वर्मन, और इसी हमीर वर्मन के समय 1309 का समय चल रहा होता है, और भारत में जो इतिहास चल रहा था भारत का, वो खिलजी वंश का इतिहास चल रहा था। इस समय यहाँ पे खिलजी वंश शासन कर रहा था, और ये खिलजी वंश के अंदर 1309 के अंदर खिलजी वंश का एक प्रतापी शासक जिसका नाम अलाउद्दीन खिलजी मिलता है, ये आक्रमण करता है, अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी किस व्यक्ति के समय चंदेल वंश पर आक्रमण करता है, तो हमीर देव के समय। प्रश्न पूछा जा सकता है, हमीर देव के समय आक्रमण करता है। और हमीर देव के बाद एक राजा इनके हुए चंदेल में, राजा कीरत सिंह। राजा कीरत सिंह कहा जाता है कि यह अंतिम शासक थे, ठीक है। राजा कीरत सिंह क्या थे, अंतिम शासक थे। और इन्हीं राजा की कीरत सिंह की एक बेटी होगी जिसका नाम रखा जाएगा रानी दुर्गावती, और इसी रानी दुर्गावती की शादी आपके किससे होगी, संग्राम शाह वगैरह से होगी, ठीक है सर। चले, तो ये आपका क्या है, राजा कीरत सिंह है। तो राजा कीरत सिंह चंदेल वंश के हैं, और राजा चंदेल के जो कीरत सिंह है, इन्हीं की एक बेटी होती है रानी दुर्गावती, और यही रानी दुर्गावती बाद में शादी करती है किससे, आपके गोंड राजाओं से। तो गोंड वंश से शादी हो जाएगी, और ये क्या बन जाएंगे, इनके अधीन आ जाएंगे, क्योंकि फिर धीरे धीरे चंदेल खत्म हो जाएंगे, चंदेल का कोलैप्स हो जाएगा, चंदेल पूरी तरह से हार जाएंगे, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट है बात। और ये आपको यहाँ पे मंदिरों का पूरा समूह दे रखा है। बाकी जब अपन पर्यटन स्थल पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के जीके में, बाद में जब अपन आपके स्थापत्य कला की बात करेंगे कुछ क्लासेस के बाद, अभी तो इतिहास चल रहा है, तब खजुराहो टेम्पल वगैरह को पुनः आपको बहुत अच्छे से